चलो चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एटम के बारे में बता देता हूँ। बहुत लोगों को पता होगा, जिनको पता है वो शुरू के 15 मिनट स्किप कर सकते हो, ठीक है। जिनको नहीं पता है ढंग से जानना चाहते हो थोड़ा सा देख लो, ठीक है। एटम के बारे में सुनते आ रहे हो बचपन से, क्या आते हो, क्या होता है आपको, न्यूक्लियस होता है, बाहर में क्या होता है इलेक्ट्रॉन। एटम के पास क्या होते हैं, 3 तरह का सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या न्यूट्रॉन। इसे जो डाटा लिखूंगा ये याद रखना, इस डाटा आपको इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है, ठीक। ये 3 क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल की कहानी क्या है कि इसको आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गायब नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन तोड़ा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन को मार नहीं सकते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिसअपियर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन कोई है तो उसको आप एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो, बट क्या हो उसको गायब नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। मेरी बात समझ में आ रही है। ये सब जो वर्ड बोल रहा हूँ ना, ये सब वर्ड ही आपको आगे चल के क्या देगा, चार्ज की प्रॉपर्टी को समझने में क्या देगा, काम देगा आपको। चार्ज की प्रॉपर्टी समझने में काम देगा। मैं क्या बोला कि इसे फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तोड़ा नहीं जा सकता मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है, 1 2, कोई बोले 2.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं संभव है, कोई 2.5 प्रोटॉन नहीं संभव है, 3.5 न्यूट्रॉन नहीं संभव है। न्यूट्रॉन से क्या होगा, हमेशा नेचुरल नंबर में होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। ये सब के पार्टिकल्स को आप तोड़ नहीं सकते, इसलिए इनकी नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। इन लोगों को मार नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये सब चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा। इन लोगों को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते इसको, ठीक। ये सब जो बातें बोल रहा हूँ ना, ये सब बातें आपको चार्ज कंजर्वेशन समझने में काफ़ी काम देने वाला है, ठीक है। तो ये 3 क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ठीक। सब एटॉमिक पार्टिकल, इन लोग को कहानी बता दिया क्या क्या हुआ। इसमें क्या हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत लोग जानते होंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है। देखो कोई भी बॉडी अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा ना, चार्ज बॉडी या कुछ भी, मैं इस चैप्टर के अंदर में बॉडी वर्ड बोला तो वो सब बॉडी की समझना है कि जो क्या हो, जो फील कर रहे हो, देख पा रहे हो, जिसका मास अच्छा खासा ठीक ठाक मास है आपको, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल की, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बातें नहीं करूँगा। बॉडी बोला ना तो इसे छोटे छोटे पार्टिकल नहीं समझ लेना आपको, ठीक है। बॉडी मतलब मैं एक मार्कर इसको मैं कोई बॉडी बोलूँगा आपको, मतलब बॉडी जब भी वर्ड यूज़ करूँगा तो समझना है क्या, एक कुछ ऐसी चीज़ जिसके बारे में क्या, जिसको हम फील कर पा रहे हैं, उस बॉडी के बारे में बातें सर कर रहे हैं, ठीक है। कोई बॉडी होगा तो उसको किससे बना होगा, उसमें बहुत सारे एटम होंगे। कोई बॉडी उठाए, जैसे मार्कर ही उठाए, इसमें क्या होगा, बहुत सारे एटम होगा, ठीक है। एटम में बॉडी में बहुत सारे एटम होंगे। एटम में क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है। लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होगा, बीच में फंसा रहेगा, बाहर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाहर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। कोई बॉडी अगर बोले ना कि चार्ज हो गया, क्या हो गया, चार्ज, तो क्या समझना है, कोई इलेक्ट्रॉन चाहे तो लूज किया हो, चाहे तो गेन किया होगा। कोई बॉडी चार्ज के मैं बात जब करूंगा, मैं बॉडी बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं बॉडी में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में सोचने लगना, ठीक है, बहुत छोटे, सब आगे हम लोग बातें करेंगे। लेकिन अभी जो है जिस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे उसमें जब भी बॉडी बोल रहे हैं, चार्ज बॉडी मतलब तो अच्छा खासा उसका साइज मास, मतलब कि जो उसको फील कर पा रहे हो, ठीक है। सब मतलब वेव मैकेनिक्स की तरह मैं नहीं समझाना चाह रहा हूँ। वेव मैकेनिक्स में क्या होता है ना कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो ड्यूअल नेचर शो करता है, वो सब पार्टिकल के बारे में नहीं बातें करना चाह रहा हूँ मैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बॉडी, ऐसी बॉडी की बातें करूँगा जो बॉडी आप क्या फील कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो जिसको, ठीक है। तो मैं क्या बोला, कोई बॉडी किससे बना होगा, एटम से। उसमें बहुत सारे क्या होंगे, एटम होंगे। एटम में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर, इलेक्ट्रॉन बाहर। तो कोई बॉडी अगर कोई बोलना कि चार्ज हो गया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होगा। इलेक्ट्रॉन क्या लूज हो जाए या गेन हो जाए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा भी चार्ज के बारे में बात कर लेता हूँ, इसको डाटा लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6। ये सब चीज़ें आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो इस बार तो याद कर ही लो। 11 तो नहीं याद किए, कोई दिक्कत नहीं, चलो हो गया काम। लेकिन आपको याद होना चाहिए, इस चैप्टर में ना याद हो तो बहुत दिक्कत होने वाला है। इसमें चार्ज क्या होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलम। देखो वही 1.602 ही होता है। एग्जैक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी एग्जैक्ट नहीं है, आगे भी वैल्यू बढ़ा सकते हो, लेकिन हम लोग को मतलब सिर्फ 1.6 से रहेगा, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या है, चार्ज कितना, 0, ठीक है। ये न्यूट्रल, ये क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल। मतलब कभी भी कोई बॉडी चार्ज होगा उसमें न्यूट्रॉन का तो कोई खेल नहीं रहेगा, न्यूट्रॉन चुपचाप रहेगा आपको, ठीक है। इस चैप्टर में क्या बोला मैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को फर्दर नहीं तोड़ सकते। आगे पढ़ोगे हायर स्टडी में तो इसके क्या, इलेक्ट्रॉन वगैरह क्वार्क्स के रूप में रहते हैं। वो क्वार्क्स वर्ड हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं है, उससे ऊपर मतलब हायर स्टडीज की बात है। तो जब भी हम जिस चैप्टर में पढ़ेंगे उस चैप्टर में ये मान के चलना कि सब फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है।
क्वार्क्स की बातें दिमाग में लाना ही नहीं है। जो लोग थोड़ा जानते हैं, तो मतलब जनरल नॉलेज की तरह जान गए क्वार्क्स, अब बातें कर रहे हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर में उस वर्ड को यूज ही नहीं करना है, मतलब इसको फर्दर तोड़ने की बातें करनी ही नहीं है ये लोग। जबकि एक्चुअली में कोई बात करें कि इलेक्ट्रॉन तोड़ा जा सकता है, तो हाँ कुछ कॉन्सेप्ट आया है क्वार्क्स जैसा, उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रहते हैं जो इससे भी छोटे रहते हैं क्वार्क्स, ठीक है। लेकिन हम लोग जिस चैप्टर में है उस चैप्टर में इन लोग को क्या मानना है, तोड़ा नहीं जा सकता, ये लोग डिवाइड नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसी चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा बहुत अच्छे, क्योंकि ये सब पॉइंट याद आएगा ना तो चार्ज का जो प्रॉपर्टीज है ना वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। तो ये सब याद रखना। चार्ज में क्या होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज बराबर, बट क्या अपोजिट इन साइन। देखो इस वैल्यू को हम लोग क्या दिखाएंगे, ई से दिखाएंगे, ठीक है। माइनस ई चार्ज, इसमें क्या दिखाऊंगा, प्लस ई चार्ज, ठीक है। कभी भी आपको इस पूरे चैप्टर में ई दिखे, मतलब वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखे, कोई मैथमेटिक्स फॉर्मूला लिखा जाए या कोई एक्सप्रेशन लिखा जाए उसमें ई आ जाए, मतलब उसका वैल्यू क्या पुट करना है, इतना पुट करना है, ठीक है। 1.6 02 भी लिख सकते हो, लेकिन अप्रॉक्स 1.6 लेके चलते हैं। 1.6 × -19, मतलब इतना ही चार्ज निगेटिव में किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, और इतना ही चार्ज पॉजिटिव में किस पे, प्रोटॉन पे। कोई कष्ट और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। मास में अगर आओगे ना, मास में तो इलेक्ट्रॉन मास के रूप में काफ़ी हल्का, मतलब मास के हिसाब से प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या होता है, काफ़ी हल्का होता है। इतना ग्राम या अगर 1000 से डिवाइड करो तो इतना kg, ठीक। इसका मास कितना, जिन लोगों को सब याद है, आता है आगे बढ़ सकते हो। 1.6726 × -28 ग्राम, सॉरी 24। और यहाँ क्या होगा, आपको 1 डिवाइड kg में अगर करना है तो 1000 डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 × -27 kg, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास के हिसाब से नियरली सेम होता है, ठीक है। नियरली सेम, एग्जैक्टली सेम नहीं होता। अगर कोई बात करें ना कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबसे भारी सब एटॉमिक पार्टिकल कौन है मास के हिसाब से, तो क्या बोलोगे कि न्यूट्रॉन सर। न्यूट्रॉन का मास 1.766749 है, जो कि इससे क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि न्यूट्रॉन जो है अप्रॉक्सीमेटली, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास क्या होता है, बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, काफ़ी हल्का होता है, ठीक है। लेकिन अगर सही बात लिखो तो न्यूट्रॉन भी हल्का भारी होता है किससे, प्रोटॉन से, और प्रोटॉन बहुत भारी होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का मास लिखोगे ना तो लिखोगे ऐसे 1/1837 मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब इतना टाइम्स प्रोटॉन के मास से क्या था, हल्का होता है कौन, इलेक्ट्रॉन। मतलब ये वही मास है, जैसे मान लीजिए कोई बोला ना कि मेरा बॉडी का मास मान लीजिए 60 kg है, ठीक है, और मैं क्या करूँ, अपना मुंडन करवा लिया, बाल में त्याग दिया, तो मेरा मास क्या हुआ, 60 kg से घट के सीधे 50 kg हो जाऊँगा। ऐसा है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि बाल का जो मास है पूरी बॉडी के इसमें का काफ़ी हल्का है, ठीक है। 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम क्या होगा, चेंज आएगा, ठीक है। तो वैसे ही कोई बॉडी अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है ना, तो उसमें जो मास का अंतर आएगा, ये बात है, लेकिन अंतर क्या हो, काफ़ी कम आया है। मैं क्या बोला पहले लाइन में, ये कोई बॉडी चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में छुपा हुआ है, वो चुपचाप बैठे रहेंगे। क्या कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा, इलेक्ट्रॉन आने जाने से चार्ज तो आएगा, लेकिन मास में अंतर भी होगा, लेकिन मास में जो अंतर होगा बहुत थोड़ा होगा। मैं जो समझा रहा हूँ बात समझ, जैसे मैं मान लीजिए आज मैं 60 kg का हूँ, मैं बाकी सब चीज़ ठीक है, मैं बाल बढ़ गया थोड़ा सा लॉकडाउन में मैं बाल नहीं कटवाया, बड़ा हो गया, तो मास बाल के कारण मेरा मतलब 60 kg से 65 kg हो जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, बॉडी कंपेयर में क्या काफ़ी हल्की हल्की चीज़ें, तो ये रहे ना रहे, ठीक है, उससे मास, बॉडी के मास पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बॉडी कंपेयर में इसका मास क्या काफ़ी कम है, ठीक है। तो वही दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रॉन आने जाने से किसी बॉडी के ऊपर मास में फ़र्क तो आता है, मैथमेटिक्स के हिसाब से करेंगे तो, लेकिन अगर हम लोग रफली बात करें तो बोलेंगे कि मास सर नियरली कांस्टेंट ही रह जाएगा, क्योंकि जो मास आएगा या जाएगा इलेक्ट्रॉन के कारण वो काफ़ी कम होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सोचो ना, 2000 मतलब 1837 मतलब क्या, 2000 गुना क्या होता है, हल्का होता है कौन, इलेक्ट्रॉन, किससे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन मास में क्या होता है, नियरली बराबर होता है। कोई कष्ट होना नहीं चाहिए आपको, ठीक। तो ये सब चीज़ें देखो, चार्ज में कौन बराबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, चार्ज में मैग्नीट्यूड वही बराबर, साइन में जो उल्टा। मास में कौन बराबर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मास में बराबर, लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं, थोड़ा सा न्यूट्रॉन क्या हो, भारी होगा, हल्का सा। तो ये सब डाटा आप याद रखिएगा, और जो मैं शुरू में सब एटॉमिक पार्टिकल ने कहानी बताया उसको याद रखिएगा कि तोड़ नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, गायब नहीं कर सकते इसको। अनिल कपूर मिस्टर इंडिया वाला नहीं रह गए कि सर डिसअपियर हो जाएगा। ये सब को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो इलेक्ट्रॉन वगैरह को,
ठीक है। बट ये मत सोच लेना कि सर डिस्ट्रॉय हो गया, गायब हो गया बिल्कुल, ठीक, इलेक्ट्रॉन था वो गायब हो गया, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, गायब नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, टूट नहीं सकता, आधा नहीं कर सकते, 3.25 नहीं कर सकते, ठीक है। समझ मेरी बातें आ रही है? ये सब बातें याद रखोगे तो आपको चार्ज समझना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक। तो मैं अब आता हूँ किसमें, इलेक्ट्रोस्टैट में। देखो मैं खुद बता, यहाँ एक बात बता ही देता हूँ आपको। अगर कोई बॉडी को बोले ना, जिस बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ इस चैप्टर में, ठीक है, बॉडी में क्या हो, बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है। एटम क्या होता है, न्यूट्रल कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो कोई भी आज के बाद कोई बोले ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद इसको मैं मिटा देता हूँ आपको। आसान चीज़ें हैं, मैं इसलिए पहले इसको बता दिया कि बहुत लोगों से ना याद हो तो इसको बता दिया। बाकी मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो आप लोगों को सब चीज़ें पता होगा। देखिए कोई बोले कि एक बॉडी है और क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो, बराबर हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होने से क्या फायदा होगा, प्रोटॉन का जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होगा, ओवरऑल क्या हो, न्यूट्रल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो कोई बॉडी बोले ना कि न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज जीरो, नेट चार्ज जीरो का मतलब आप ये मत सोचें कि बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, बॉडी के अंदर चार्ज हैं, क्योंकि बॉडी किससे बनता है, एटम से। एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या, नेगेटिव चार्ज, यानी बॉडी में क्या है, चार्ज तो है बट क्या है, और एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, इसलिए क्यू नेट क्या है, जीरो बोल रहे हैं। यानी कोई बॉडी, हम लोग जो जिस बॉडी को फील करते हैं, देख पा रहे हैं, कोई बॉडी की बोले कि ये मार्केट में न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब क्या, कि इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, बराबर हो, नेट चार्ज जीरो होगा। क्या इसमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होगा क्या इस बॉडी के अंदर, सर चार्ज पार्टिकल तो होगा, सर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो होगा, क्योंकि बिना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एटम नहीं हो सकता, बिना एटम का कोई बॉडी नहीं हो सकता, यानी तो सर चार्ज पार्टिकल तो होंगे। लेकिन क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल ऐसे अरेंज होंगे कि भैया एक दूसरे का कैंसिल करने वाला संख्या ऐसा उसमें होगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का कि क्या हो रहा हो, कैंसिल करते रहा होगा। तो कोई भी आज के बाद कोई बोले न्यूट्रल बॉडी, मतलब क्या समझना है कि सर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसमें बराबर है, सर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है। कोई बोले कि सर कोई बॉडी क्या किया आपको, पॉजिटिवली चार्ज, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक। इसका मतलब क्या किया होगा, वो बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। प्रोटॉन सेम रह जाएगा, फिक्स रहेगा, प्रोटॉन आप चेंज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन क्या लॉस किया, मतलब क्या, डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पहले क्या था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर था तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा था, अब प्रोटॉन उतना था उतना ही रह गया, इलेक्ट्रॉन थोड़ा घट गया, मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन कैंसिल, सभी प्रोटॉन कैंसिल नहीं कर पा रहा होगा, यानी कुछ प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जा रहे होंगे। मान लीजिए 100 प्रोटॉन थे, 100 इलेक्ट्रॉन थे, मान एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अंदर होता है, कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसका संख्या घटा बढ़ा नहीं सकते आप, तो 100 प्रोटॉन का 100 प्रोटॉन रह गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मान 98 हो गया, तो क्या होगा, 98 इलेक्ट्रॉन 90 प्रोटॉन, 98 प्रोटॉन को तो कैंसिल कर देगा चार्ज वाइज, लेकिन 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो क्या बोलेंगे कि कुछ चार्ज आ जाएगा, कौन सा, पॉजिटिव, वो किसके कारण आएगा, प्रोटॉन कारण आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच रहा है। तो प्रोटॉन अगर एक्स्ट्रा बचेगा तो पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन एक्स्ट्रा कब बचेगा, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा आपको, ठीक है। और कोई बोले बॉडी क्या है, निगेटिवली चार्ज है, इसका क्या मतलब हुआ होगा, ठीक, इसका क्या मतलब हुआ होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ आपको, गेन हुआ होगा, प्रोटॉन उतना के उतना ही रह गया, फिक्स रह गया। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ आपको, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, हमारे 100 प्रोटॉन थे, 100 इलेक्ट्रॉन था पहले, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 104 हो गया, गेन कर लिया कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से, तो क्या हो, 100 प्रोटॉन को 100 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल कर देगा चार्ज वाइज, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा मतलब निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ओवरऑल क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा तो निगेटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कब बचेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पॉजिटिव कब आएगा, जब प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचेगा, प्रोटॉन एक्स्ट्रा कब बचेगा, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, ठीक है। कोई बॉडी चार्ज होने का रीजन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन, ठीक है। प्रोटॉन उसमें चुपचाप अपना फिक्स रहेगा, प्रोटॉन की संख्या आप नहीं बदल पा रहे हो, प्रोटॉन जितना यहाँ सब में सेम है आपका प्रोटॉन, ठीक। मेरी बातें समझ में आ रही है, आसान बातें कर रहा हूँ। अब देखो हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैट में आते हैं, ऐसे जो मैं पॉइंट बताया हूँ ना, बस इसलिए बताया हूँ कि थोड़ा चार्ज समझना आपके लिए क्या ईजी हो जाए, ठीक है। जब आप चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैट में ध्यान दोगे कि आपको शुरू में 3-4 पेज पहले कहानी सुनाया है,
एक कहानी जानते हो कब का है? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब का डिस्कवरी नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन उस समय लोग क्या देखते थे, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हो रहा था नेचर में, कोई कंघी को रब किया, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। वो अंबर वगैरह भी था, उसको भी रब करने से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करते अट्रैक्ट कर रहा था वो, ठीक है। आप लोग अंबर वगैरह तो नहीं देखे हो या नहीं जानते होगे, लेकिन आप घर में ये वाला एक्सपेरिमेंट जरूर किए होगे कि कंघी को रब किए बालों में और उसके छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगा, यानी एक नया तरह का अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, जो कि रब नहीं किए थे तब तो वो छोटे पार्टिकल कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। मतलब ये रब करने से कुछ नया तरह की इस बॉडी में प्रॉपर्टी आता होगा, जो क्या कर रहा होगा, नए तरह के फोर्स को क्या कर रहा है, लगा पा रहा है, नया तरह का फोर्स उस छोटे कागज के टुकड़े पे, ठीक है। अब वही ये रब करने से क्या हुआ होगा, उस समय लोग बहुत सारी चीज़ें सोचे, बहुत सारी चीज़ें समझे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसे जान जाओगे ना, तो मैं क्या सोचूंगा कि सर इसको रब किए होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, इससे लॉस या गेन हुआ होगा। अभी बॉडी क्या हुआ, चार्ज हो गया, तो चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या हुआ, फोर्स लगाएगा आपको, ठीक है। अब वो क्यों लगाएगा, कैसे लगाएगा, ये हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन इतना जरूर ध्यान देना कि हम लोग वो जो शुरू के जो 4 पेज है ना एनसीईआरटी के, उसको अभी मत पढ़ने लगना। अभी चैप्टर एक बार खत्म हो जाना तो उसको पढ़ लेना, क्योंकि वो चैप्टर वो 4 पेज इसलिए कहानी सुनाया गया क्योंकि उस समय वो कब की कहानी सुनाया गया है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुआ था। अगर वो डिस्कवरी, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जानते हैं तो चार्ज को हम लोग उससे बेहतर समझ सकते हैं। उस 4 पेज के कंपेयर में हम लोग चार्ज को बेहतर समझ सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दिमाग से आप, मतलब के हिसाब से आप चार्ज को सोचना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो सब कहानी सुनाया गया है, अगर इसके हिसाब से चलोगे तो सब कहानी समझ में आने लगेगा, जो शुरू में के 4 पेज में बताया गया है। लेकिन जानते हो पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशन करते थे, ऑब्जर्वेशन को रूल बनाते थे और वही अब याद रखते थे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुआ, हमारे लिए चार्ज को समझना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो गया। इसलिए मैं पहले एटम के बारे में बताया, क्योंकि अब चार्ज समझना आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक। देखिए, तो अब लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखूंगा, इलेक्ट्रो का मतलब क्या, चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। मतलब इस चैप्टर के अंदर कौन सी बातें करेंगे कि रुका हुआ चार्ज कौन कौन सा कारनामा दिखाएगा, रुका हुआ चार्ज किस किस तरह का कारनामा दिखाता है, किस किस तरह घटना इसके साथ होती है, ठीक है। तो ये बातें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो बोले कि सर क्या चार्ज को मूव नहीं करवा सकते क्या, सर चार्ज को हमेशा रेस्ट में रखते हैं क्या? चार्ज को मूव करवा सकते हैं। मूव होने लगा है चार्ज तो क्या देगा, करंट जनरेट करेगा, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो एक नया उस सेगमेंट में पढ़ेंगे उसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक नया चैप्टर है, अलग चैप्टर है जिसमें चार्ज दौड़ने लगेगा। उसके बाद एक और चैप्टर है जिसमें चार्ज दौड़ेगा तो साथ में क्या करेगा, एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट भी होगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनना शुरू हो जाएगा। तो इस चैप्टर के इसमें क्या 3 सेगमेंट है, चार्ज को रेस्ट में मान के पढ़ते हैं, मतलब रेस्ट में रहने के कारण क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाता है उस चैप्टर, उस सब चीज़ों को पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर जब चार्ज मूव करने लगा तो उसके कारण करंट होगा, उसके कारण क्या क्या होगा वो पढ़ेंगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड वगैरह होगा उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जब चार्ज एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट होगा तो पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो 3 सेगमेंट है आपको पढ़ना, लेकिन अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें चार्ज रेस्ट में रख के आपको सोचना है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक। चलिए अब देखिए इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। वो शुरू के 4-5 पेज को मैं नहीं बता रहा, एक और ज्ञान के लिए पढ़ना तो पढ़ लो, ठीक है। मैं बोलूँगा अच्छा तब होगा जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद एक आध दिन खाली बैठे रहे ना, कोई काम न रहे, ना कोई पबजी खेलने वाला साथ में हो, ना कोई हो, कोई आपके साथ समय बिताने के लिए ना हो, तो बैठे अकेले बोर हो रहे हो, नेट भी नहीं चल रहा, सब कुछ खत्म, तो बैठ के उसको पढ़ सकते हो बस टाइम पास के लिए। चलिए आइए देखिए, अब देखिए चार्ज क्या है, रेस्ट में। अब हम चार्ज को रेस्ट में रख के जो घटना होगी, जो कारनामे चार्ज दिखाएगा, उसको इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। देखो जो चार्ज की प्रॉपर्टीज बनाई गई थी ना, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवरी होने से पहले की है, इसीलिए इसमें नए नए टर्म्स। अगर तुम एक बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हिसाब से चार्ज को सोचना शुरू किए तो हर एक प्रॉपर्टी आपको लगेगा तो इतना ईजी है जी, ये सब क्यों पढ़ा रहे हो इसको, ये तो बहुत चिल्लर चीज़ है। लेकिन ये जो चिल्लर चीज़ बनाया था शुरू में बेचारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बिना जाने बनाया था, तो बेचारा का अचीवमेंट था उन लोग के लिए। बहुत छोटे छोटे साइंटिस्ट मिलके ये सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके असेंबल किए, तब जाके कुछ क्या बना, प्रॉपर्टीज बना था। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, चार्ज, ठीक। पहला ऐसा बोल सकते हो कि कोई बॉडी जो है चार्ज, एक पॉइंट लिख लेना कि कोई बॉडी है,
उस पर चार्ज जीरो हो, मास जीरो ना हो, ये संभव हो सकता है? तो बिल्कुल। मास नहीं जीरो मतलब क्या, कुछ ना कुछ मास होगा, 2 kg 5 kg जो भी है, लेकिन उसमें चार्ज जीरो ना हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो, तो चार्ज जीरो हो सकता है, चीज पॉसिबल है। लेकिन बोले कि नहीं कोई बॉडी पे क्या हो, चार्ज जीरो नहीं है लेकिन मास जीरो है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई बॉडी ऐसा हो जिसके पास मास ना हो लेकिन चार्ज हो, ऐसा नहीं है। मतलब ये पहला प्रॉपर्टी है कि चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता, चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता। चार्ज होने के लिए बॉडी के पास मास होना मैंडेटरी है। खुद सोचो, अब इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट सोचो भाई, चार्ज होने के क्या इलेक्ट्रॉन जाता है आता है, अरे इलेक्ट्रॉन मान जाएगा तो प्रोटॉन तो छूट जाएगा ना यार, प्रोटॉन रहेगा तो मास तो रहेगा ही, क्योंकि प्रोटॉन का मास तो इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करे तब भी प्रोटॉन छोड़ के जा रहा तो मास तो रहेगा ही, और गेन किया तो वही तो पहले से कुछ मास था ही, कुछ इलेक्ट्रॉन आया तो उसका भी मास होगा। मतलब कहने का मतलब कि बिना मास का कोई बॉडी क्या नहीं हो सकता, चार्ज नहीं हो सकता। मतलब मास जीरो हो चार्ज जीरो ना हो, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। मतलब कि चार्ज होने के लिए मास होना जरूरी है, ठीक है। मतलब क्या चाहते हो कि कोई बॉडी चार्ज हो तो उसके लिए मास भी कुछ ना कुछ होगा। मतलब मास नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या, मास तो कुछ ना कुछ है। अगर चाहते हो क्या कि चार्ज भी कुछ ना कुछ रहे तो मास भी होना चाहिए बॉडी में। मतलब बिना मास के कोई बॉडी चार्ज नहीं हो सकता। एक दिमाग में एक प्रॉपर्टी बैठा के रखना है आपको, ठीक। दूसरा, यार कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया, आसान चीज़ बता रहा हूँ मैं, बहुत आसान है। बिना मास का कोई बॉडी चार्ज हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि चार्ज ना हो मास हो, ये तो होता है, बहुत से ऐसे बॉडी हैं इसी के पास क्या कोई चार्ज नहीं है लेकिन मास इसके पास है, ठीक है। लेकिन मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई चार्ज हो और मास ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बिना मास का चार्ज संभव नहीं है। कोई बॉडी में चार्ज आया है मतलब मास तो होगा ही उस बॉडी के पास। चलिए, कुछ हो कम हो ज़्यादा होगा जरूर, एक प्रॉपर्टी ये मान के चलिए। दूसरा, अब जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऐसा आपके बुक में पढ़ोगे ना तो हो सकता है ना लिखा हो, अगर अपना एनसीईआरटी या कोई रेफरेंस बुक देखोगे तो हो सकता है ना लिखा हो, प्रॉपर्टी आपको यहाँ से स्टार्ट किया हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला प्रॉपर्टी अगर आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो ऐसे लिखोगे कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड। क्या होता है कि चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होता है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक। इस वर्ड को, क्वांटाइजेशन वर्ड को वो ढंग से समझना, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको समझा रहा हूँ। क्वांटाइजेशन वर्ड को वो ढंग से समझना, एक जगह नहीं है, 2-3 जगह है आपको पूरे फिजिक्स में, ठीक है। अभी पढ़ोगे क्या कि मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे कि बोर्स मॉडल में कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। फिर पढ़ोगे प्लैंक्स थ्योरी में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसका एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है। तो क्वांटाइजेशन बट आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं है। तो पहले लिख लीजिए कि प्रॉपर्टी चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन का सिंपल सा मतलब, कोई क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ये है क्योंकि किसी वो चार्ज क्वांटाइज का या कोई भी बॉडी बोले ना कि क्वांटाइज है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जिसको क्वांटाइज बोल रहा है वो किसी मिनिमम वैल्यू के क्या है, मल्टीपल में है। क्या है, मल्टीपल में है। जैसे यहाँ चार्ज क्या होगा, ई के मल्टीपल में रहता है। चार्ज क्या है, जब भी होगा ई के मल्टीपल, यहाँ एन जो होगा ना 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, नेचुरल नंबर होगा, आपको नेचुरल नंबर होगा। एन क्या नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ई मतलब समझ रहा हो ना, ई वही 1.6 × -19, जहाँ भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ई लिखा हो, कोई फॉर्मूला में ई लिखा हो तो ये समझना आपको। मतलब कि चार्ज क्या होगा, आपको चार्ज जो है, आपको एन जो है फ्रैक्शन नहीं हो सकता। मतलब क्या कि चार्ज किसी बॉडी पे, मान लीजिए कोई बॉडी क्या बोले कि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसमें चार्ज क्या हो सकता है, -e हो सकता है, -2e हो सकता है, -3 हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपको, ठीक है। इस पर कभी क्या नहीं हो सकता, कोई बोले -e/2 -2/3e, ऐसा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ई के साथ कोई वर्ड फ्रैक्शन में रहे ऐसा संभव, हाफ यहाँ पे क्या हाफ ई 2/3 ऐसा संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं क्या बोला था, बॉडी नेगेटिव होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते नहीं है, इलेक्ट्रॉन चाहे तो 1 गेन करेगा चाहे 2 गेन करेगा। 1 गेन किया तो -e, 2 गेन किया तो -2e, 3 गेन किया तो -3, ऐसे ही चलते रहेगा। इसीलिए क्या बोल सकते हैं, कोई बोले माइनस में 3.5e संभव है क्या, नहीं संभव है सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, इसलिए ऐसा नहीं संभव है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी हो गई ना, वैसे ही आपको ये कहानी बहुत ही ईजी हो गया, इसको इतना बढ़ा चढ़ा के पढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों सर, हाँ सर जानते तो है इलेक्ट्रॉन तोड़ नहीं सकते, अच्छा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकते, तो चार्ज भी क्या हो, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले एटम का बताया। यही सब चीज़ें जब इलेक्ट्रॉन पर नहीं पता था ना तो लगता था कि कितनी बड़ी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग मतलब जो बनाया पहली बार लिखा होगा ना कि चार्ज क्वांटाइज होता है, वो
बहुत खुश हुआ होगा, अरे देखो मैं कितना बड़ा प्रॉपर्टी डिसाइड कर दिया। बात सही है, डिसाइड तो बहुत अच्छा प्रॉपर्टी की है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, इलेक्ट्रॉन की कहानी समझ में आ गई, तो ये सब चीज़ें क्या हुआ, ईजी हो गया। ठीक है, खैर इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी भी क्वांटाइजेशन के हिसाब से ही हुआ है। ठीक है, इसके पीछे भी उसी का रोल है, लेकिन हम लोग किस्से में नहीं जाते हैं, हम लोग बस बातें को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। कोई बोले कोई बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें क्या होगा आपको, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव का होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने से। अब इलेक्ट्रॉन क्या एक लूज करेगा तो प्लस ई, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2e, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस 3e, है ना, समझ में आना बात है। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही प्लस ई होते जाएगा आपको। कभी क्या नहीं हो सकता, पॉजिटिव चार्ज लिखा हो, कोई बोले कि सर नहीं चाहिए तो 0.5e है सर, प्लस में नहीं है, फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकता। 0.5e कब होता, जब आधा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आधा इलेक्ट्रॉन लूज कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ ही नहीं सकते आप। ठीक है, कोई बोलता प्लस 3.5e, 3.5 इलेक्ट्रॉन सर लूज करेगा तो इतना चार्ज आएगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन संभव ही नहीं है। इसीलिए चार्ज हमेशा क्या होगा, ई के मल्टीपल में होगा, ई के मल्टीपल में होगा, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ई के ही मल्टीपल में रहने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वगैरह तोड़ नहीं सकते। तो कोई भी बोले ना कि क्वांटाइज्ड है, तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या, कोई मिनिमम वैल्यू के क्या हो, मल्टीपल में रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये इस वैल्यू के साथ क्या है, क्वांटाइज्ड है। जैसे मैं क्या बोलूँगा कि चार्ज जो है ई के साथ क्वांटाइज्ड है, मतलब क्या कि जब भी चार्ज रहेगा वो ई के मल्टीपल में ही रहेगा, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 3.5, 5.5 ई ऐसे नहीं लिख सकते आप। मेरी बात समझ में आ रही है। तो क्वांटाइजेशन मतलब जैसे आज हम कोई बोले ना कि हमारा जो करेंसी है, कैश मनी जो है वो किससे क्वांटाइज है, तो 1 रुपया से। बोलो कैसे सर, क्या कोई बोले कि मैं तुमसे बोलूँगा मेरे को भाई 1.5 रुपया चाहिए कैश में, दे सकते हो आप, नहीं दे सकते, क्योंकि सिक्का क्या 50 पैसे का चल ही नहीं रहा। 50 पैसे का चलता था ना 1 रुपये का सिक्का, और 50 पैसे का सिक्का देते, मैं 1.5 रुपये ले लेता कैश में। लेकिन अभी क्या है, अभी मार्केट में मिनिमम क्या चल रहा है, 1 रुपये का सिक्का, तो मतलब चाहे तो मैं तुम्हें 1 रुपया दे सकता हूँ कैश में, चाहे तो 2 रुपया। डिजिटल मनी की मत सोचना, 1 रुपया दे सकता हूँ, 2 रुपये दे सकता हूँ, 3 रुपये दे सकता हूँ। कोई बोले 2.5 रुपये दे दो मेरे को कैश में, तो नहीं दे सकता मैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी जो हमारा जो करेंसी है, मतलब जो कैश मनी बोल सकते हो, वो क्या है 1 रुपये से क्वांटाइज्ड है। ठीक, अगर मान लीजिए आज मोदी जी हैं रात को 8 बजे बोले कि भाई आज से 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का नहीं चलेगा, अब 5 रुपये का सिक्का मिनिमम चलेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो करेंसी जो मनी है, कैश मनी जो है, वो किस पे क्वांटाइज हो जाएगा, 5 के साथ क्वांटाइज हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपये का 2 रुपये का सिक्का चलेगा नहीं। मान लो 5 का मिनिमम सिक्का चलेगा, तो कोई आपसे पूछे 8 रुपये दो भाई आपको कैश में देना है, तो दे सकते हो क्या, तो क्या होगा, सिक्का 5 का है, 5 दे सकते हो या 10 दे सकते हो, 2 सिक्का देते हो 10 हो जाएगा, 3 देंगे 15 होगा, क्योंकि 8 कब दे सकते थे, 5 का 1, 2 का 1, 1 का देते। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि हमारे पास 2 रुपये का 1 रुपये का सिक्का नहीं चल रहा मार्केट में। समझ में मेरी बात आ रही है। तो अगर 1-2 रुपया अगर मान लीजिए मोदी जी आके बोले कि नहीं कैंसिल हो गया भाई, अब नहीं 1-2 रुपये का सिक्का चलेगा, तो हमारा जो कैश मनी जो हो जाएगा किससे क्वांटाइज होगा, 5 के साथ। किसी के बाद 5 रुपये भी नहीं चलेगा भैया, सिर्फ 10 का नोट चलेगा सिर्फ, तो क्वांटाइज किसके साथ हो जाएगा, कैश मनी 10 के साथ। क्योंकि तुम किसी को 10 दे सकते हो, 20 दे सकते हो, 30 दे सकते हो, 25 नहीं दे सकते हो, क्योंकि अभी 25 कैसे देते हो, 2 10 का नोट 1 5 का, तो 5 का जब चल ही नहीं रहा तो 25 नहीं दे पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी क्वांटाइज की वर्ड बोले तो मतलब किसके मिनिमम के मल्टीपल में रहेगा, क्वांटाइज होगा। अभी कैश मनी अभी जो है क्या है, 1 के साथ मल्टीपल में है। क्यों, क्योंकि 1 रुपये से छोटा सिक्का पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जो भी कैश मनी होगा वो 1 के साथ आपको क्या होगा, क्वांटाइज रहेगा। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन वर्ड मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक, क्वांटाइज, कोई बोले चार्ज क्वांटाइज होता है, चार्ज किसके साथ क्वांटाइज है, ई के साथ क्वांटाइज है, ई के साथ चार्ज क्वांटाइज का क्या मतलब हुआ कि ई के मल्टीपल में रहेगा, ई के मल्टीपल में रहेगा, ई 1e 2e 3 ऐसे ही रहेगा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन समझ जाने के बाद ये बातें उतनी अच्छी नहीं रहेगी, मतलब कि कहने का मतलब कि जब वो डिस्कवरी हुआ था तो बातें अच्छी लगी थी लोगों को, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे ही डिस्कवर हो गया, समझ में आ गया, तो उसके बाद लगा कि ये तो बहुत आसान चीज़ है, इलेक्ट्रॉन नहीं तोड़ सकते, इसलिए चार्ज भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। चलिए, तो बात समझ में आ रही है। तो किसी के ऊपर चार्ज दिया हो, कोई बोले ना कि ये बॉडी के ऊपर क्या है, 1 कूलम चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, क्यू क्या होता है, एन ही होता है, तो एन कितना हो जाए, एन क्या वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लस मतलब क्या इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा, तो एन क्या बताएगा कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा, तो क्या लिखेंगे Q/E, क्यू कितना 1, तो ई कितना 1.6 × 19 है ना, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 6 पॉइंट समथिंग है, 6.25 × 18 के आसपास आता है, आपको सॉल्व करना अपना। इतने इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे, ये बॉडी लॉस किया होगा, तब जाके इसके ऊपर 1 कूलम आया है। देखो 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा है, कोई बोले ना कि चार्ज 1 + 1e, ये बहुत छोटा चार्ज है, कोई बोले +1 कूलम, ये बहुत बड़ा चार्ज है, क्योंकि 1 कूलम चार्ज आने के लिए देखो तुम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करोगे, 1e + 1e क्या आया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज होने से।
लेकिन +1 कूलम लाने के लिए क्या किया होगा, यहाँ पे Q का वैल्यू 1 कूलम पुट कर गया, E का वैल्यू मुझे पता है, इन निकल गया, यानी इतना आया। मतलब क्या कि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तब जाके 1 कूलम आएगा। तो आज के बाद याद रखना 1 कूलम चार्ज बड़ा चार्ज होता है, छोटा चार्ज नहीं होता, ठीक है। कोई अगर जानते हो, कोई बोले ना कि Q3.5 E पॉसिबल है क्या, तो बोलो नहीं सर। कोई बोले Q + 3.5 कूलम पॉसिबल है क्या, तो हाँ सर। बड़े कूलम में दिया ना, मतलब 1 2 3 2.5 कूलम, तो जो है बहुत बड़ा बड़ा चार्ज है, इसमें बहुत से सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसे जो वर्ड लिखा रहता है, जो चार्ज अगर लिखा हो ना E के साथ लिखा हो तो ध्यान देना E के साथ फ्रैक्शन में ना होना चाहिए, लेकिन कूलम के साथ दिया हो तो फ्रैक्शन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े चार्ज अगर हैं तो। क्योंकि ऐसा जो चार्ज लिखा रहेगा वो बहुत प्रिसाइज नहीं लिखा रहेगा कि उसमें क्वांटाइजेशन रूल लगा सकते हो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गया होगा। कोई बोले कि क्यों क्या है, क्या 2.5 E पर पॉसिबल है क्या सर, नहीं है, 2.5 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तब इतना होगा। कोई बोले 2.5 कूलम पॉसिबल है, हाँ ये तो है। तो ऐसे लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन E के साथ दिया रहा है फ्रैक्शन में तो मत लेना, ठीक। मेरी बातें समझ में आ गई होगी। 2.5 कूलम 3 कूलम 1 कूलम ऐसा बहुत बड़ा चार्ज है, उसमें बहुत से सारे इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होंगे, गेन होंगे। नेगेटिव हुआ तो गेन, पॉजिटिव हुआ तो लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो बड़े चार्ज के साथ नौटंकी मत सोचना आप, छोटे चार्ज पे सब प्रिसाइजली हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स का जब एक्सपेरिमेंट हुआ था ना चार्ज निकालने वाला, तो उसमें भी प्रिसाइज छोटे से चार्ज पे ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। बड़े चार्ज पे आप उतना प्रिसाइज नहीं हो सकते आप, इसलिए बड़े चार्ज पे वो सब चीज़ें मत लगा देना, ठीक है। मेरी बातें समझ में आ गई होगी। छोटे चार्ज पे ही क्वांटाइजेशन रूल अप्लाई करके देखना, बड़े चार्ज पे प्रिसाइजली, जो बड़ा चार्ज लिखा होता है ना वो प्रिसाइजली लिखा ही नहीं रहता है। अब 3.5 कूलम है, एग्जैक्ट 3.5 नहीं है, 3.5000001 लिखा होगा तो उसको 3.5 ही लिख के चल देते हैं, तो प्रिसाइजली नहीं लिखा रहता चार्ज, इसलिए हम उसको प्रिसाइजली उस पर क्वांटाइजेशन रूल नहीं लगाते। छोटे जो चार्ज पर क्वांटाइजेशन रूल से चेक करते हैं कि संभव है कि नहीं है। बड़े चार्ज दिया रहे तो चुपचाप उसको मान लेना है कि हाँ ठीक दिया होगा। चलिए तो मिटा दूं, आसान चीज है। तो पहला क्या पढ़ रहे कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, दूसरा क्या पढ़ेंगे कि चार्ज कंजर्व्ड होता है। कोई भी इन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए फॉर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, चार्ज क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। आइसोलेटेड मतलब क्या, आइसोलेटेड सिस्टम जब भी बात करें ना तो एक गाना बहुत पुराने फिल्म का है, कोई अंदर से कोई बाहर ना जा सके ना कोई बाहर से अंदर आ सके। तो जब भी आपको आइसोलेटेड सिस्टम सुनाई देना तो ऐसा ही सोचना है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई बाहरी दुनिया से कोई मतलब ना, कुछ बाहर से आएगा ना बाहर कुछ जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी रहेगा अंदर ही रहेगा, आपको ये समझना है आपको। और आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब कि बाहर से नहीं आ रहा है, मतलब 2-3 बार चार्ज बॉडी रख दिए, ये लोग आपस में रब उब किए तो चार्ज एक दूसरे में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, तो क्या रहेगा आपको, चार्ज कंजर्व रहेगा। देखो पहले ये वर्ड बहुत हाई फाई लगता था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया तो ये वर्ड बहुत आसान है। और चार्ज कंजर्व क्यों नहीं रहेगा, क्या इलेक्ट्रॉन को गायब कर सकते हैं क्या मार सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, नहीं कर सकते। यानी इलेक्ट्रॉन क्या किसी एक जैसे निकल के दूसरे बाहर तो जा नहीं सकता, क्योंकि बाहर में बोल दिया सिस्टम क्या आइसोलेटेड है, तो बाहर जा नहीं सकता। यानी इसमें से लॉस होगा इसमें क्या होगा, इसमें से लॉस होगा इसमें होगा, ये एक दूसरे में अपना एक्सचेंज कर रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन गायब हो नहीं सकता, यानी कहीं ना कहीं तो रहेगा ही। तो चार्ज क्या होगा, किसी एक जगह घटेगा तो किसी एक जगह बढ़ जाएगा, तो क्या ओवरऑल जोड़ोगे तो चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। जब इलेक्ट्रॉन वगैरह डिस्कवरी नहीं था तब ये सब वर्ड को समझाना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अभी आपको समझाना बहुत ईजी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, सिर्फ गायब नहीं होगा। तो एक जगह जहाँ से जाएगा वहाँ पॉजिटिव कर देगा, जहाँ जाएगा वहाँ निगेटिव कर देगा, सम करोगे चार्ज को तो पहले जैसा ही रहेगा। मतलब चार्ज कंजर्व्ड है, मतलब क्या कि मान लीजिए पहले Q1 था इस पर चार्ज, इस पर Q2 था, इसमें मान लीजिए Q3 था। अब मान लीजिए इसको एक दूसरे में सब में एक दूसरे में रब किए तो इसमें चार्ज मान लीजिए Q1 आ गया, इसमें मान लीजिए Q2 आ गया, इसमें क्या Q3 आ गया। मान लीजिए रब करने का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, ताकि चार्ज क्या ट्रांसफर हो जाए। अब पहले बताया कि जैसे कंघी को रब करते हैं तो कंघी के ऊपर कुछ चार्ज आता है, तभी वो छोटे छोटे टुकड़े कागज़ के टुकड़े करता है, अट्रैक्ट करना शुरू करता है, ठीक। तो ये जैसे मान लीजिए पहले क्या था, अलग अलग था, अब फिर क्या किया उसको एक दूसरे में रब किए, अब चार्ज ये सब आ गया। तो क्या होगा, पहले के जो चार्ज Q1 + Q2 + Q3 जो होगा, और बाद का जो चार्ज Q1 + Q2 + Q3 जो होगा ये बराबर होगा। ये होगा कंजर्वेशन का मतलब। नेट चार्ज पहले का और नेट चार्ज बाद का। Q1 में ये बड़े एक Q1 में कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन लॉस किया कि गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ तो निगेटिव हुआ होगा तो चार्ज घट गया होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, चार्ज बढ़ जाएगा आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इंडिविजुअल चार्जेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में
टोटल चार्ज होगा कंजर्व रहेगा। पहले के चार्ज का सम और बाद के चार्ज का सम क्या होगा, बराबर रहेगा। मेरी बातें समझ में आ रही है? बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है। अपना जो इन्वर्स है उसको भी एक आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। मतलब क्या बोलेंगे कि इन्वर्स में भी क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है। हमारा जो इन्वर्स है वो उसको ये क्या मानते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। यानी हमारा जो इन्वर्स है उस पर भी ये बात बोल सकते हैं कि इन्वर्स में क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज कंजर्व मतलब क्या कि अगर उसमें एकदम एक्सचेंज हुआ चार्ज तो कहीं घटेगा कहीं बढ़ेगा, लेकिन जब सम करोगे चार्ज का तो पहले जितना ही रहेगा वो मेंटेन रहेगा, उसमें टोटल चार्ज में कोई कमी और कोई ज़्यादा नहीं होगा। मेरी बातें अच्छी लगी हुई, बहुत आसान बातें हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, वही कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, गायब नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन, इसलिए चार्ज कंजर्व होना ही है। ठीक, चलिए तीसरा बात, आसान चीज़ है, बहुत आसान है। चार्ज क्या करता है, सो एडिटिव बिहेवियर शो करता है। बिल्कुल एडिशन रूल को क्या करता है, ओबे करता है। सिंपली चार्ज को ऐड कर सकते हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स में नंबर को ऐड करते हो ना, वैसे ही चार्ज को भी ऐड कर सकते हो। चार्ज क्या शो करता है भाई, इसका करता है, इट ओबेज क्या, तो एडिटिव बिहेवियर हो सकता है, एडिशन लॉ, इट ओबेज क्या बोल सकते, इट ओबेज एडिशन लॉ, एडिशन रूल बोल सकते हो। सिंपल, जो क्या बहुत आसान चीज़ है यार, इस सबको बहुत कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरे शब्द या जो स्टेटमेंट का चुनाव गलत लगे तो एक बार एनसीईआरटी देख लेना, मैं मतलब बस समझा देता हूँ।